25 फरवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़। हम चलेंगे उड़ीसा, जहाँ पे है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। लास्ट ईयर हमने देखा था झीनत टाइग्रेस को, जिसको ट्रांसलोकेट किया गया है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से, जो आता है महाराष्ट्र में, और शिफ्ट कर दिया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है कहाँ पे है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और कहाँ पे है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। हमें ना सिमलीपाल में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है टाइगर के पॉपुलेशन की या बिग कैट की, उनको बढ़ाना था। इस वजह से वहाँ के जो स्थानिक आदिवासी थे उनको वहाँ से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया। आदिवासी तो वहाँ से चले गए, लेकिन आदिवासी का कहना है जो सिमलीपाल का कोर एरिया आता है टाइगर रिजर्व का, यहाँ पे हमारे सैक्रेड ग्रोव्स है, पवित्र वन है। हम ना यहाँ आना चाहते हैं, हमारी पूर्वजों की इन वन की पूजा करना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दीजिए। लेकिन वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है ये इनको मना कर रहा है, और न्यूज़ ना इसी इशू को कवर करती है। ट्राइबल पीपल, सैक्रेड ग्रोव्स, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, साथ ही टाइगर एंड वहाँ के जो आदिवासी है जिनका नाम है मुंडा आदिवासी। अब आते हैं इस आर्टिकल पे। आर्टिकल को अभी ना ये जो हमारा एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का, इसको पूरे हो गए 20 ईयर। तो डेफिनेटली यूपीएससी प्रीलिम में या मेंस में हमें कई क्वेश्चन दिख सकता है। राइटर कह रहे हैं जिनका नाम है शैलेश गांधी, और एक खुद एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं। इनका कहना है कि इस आशा को लेके हमने ये एक्ट शुरू किया था, लेकिन हमें क्या दिक्कत आ रही है और क्या करना चाहिए। आर्टिकल ना 3 बातों पे फोकस करता है। यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सके मेंस का भी, GS2 में क्वेश्चन बने, इथिक्स में भी RTI का क्वेश्चन आ सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हमारे लिए एक अच्छा कदम था, जहाँ हमने हमारे नागरिकों के बीच में एक आशा बना दी थी। आप ना अभी इस देश के शासक हो, आप जो इन्फॉर्मेशन मांगोगे आपको मिल जाएंगी। हमने इम्पावर किया था हमारे सिटीजन को, आप ना इन्फॉर्मेशन लीजिए गवर्नमेंट से, एक डिग्निटी के साथ में, साथ ही रिस्पेक्ट के साथ में। ये एक्ट कोडिफाई करता है सिटीजन के फंडामेंटल राइट को, राइट टू इन्फॉर्मेशन। साथ ही एक बेस्ट ट्रांसपेरेंसी लॉ है दुनिया में। हमें लगता था ये ना कर्व करेगा करप्शन को, साथ ही अर्बिट्रेरीनेस को, विद सिटीजन्स विजिलेंस मॉनिटर ऑफ देयर गवर्नमेंट। ये आशा लेके हमने इस एक्ट को कोडिफाइड किया था। लेकिन हमारी आशाओं पे ये एक्ट पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया। इस एक्ट ने कुछ अथॉरिटी बनाई, कुछ मैकेनिज्म बनाया, जिसमें आता है इंफॉर्मेशन कमीशन। हम देखते हैं सेंट्रल लेवल पे होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और उसके नीचे भी आते हैं डिफरेंट स्टेट के डिपार्टमेंट के कमीशंस। ये हमारी जो इंफॉर्मेशन कमीशन यहाँ पे आते हैं, ये ना फाइनल अपीलेट अथॉरिटी है टू इम्प्लीमेंट लॉ के लिए। लेकिन जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, चाहे सेंटर में हो स्टेट में हो, इनके जो ऑफिसर होते हैं ना कमिश्नर, वो मोस्टली आते हैं रिटायर ब्यूरोक्रेट्स। अब राइटर का यहाँ पे कहना है जो रिटायर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं ना, इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है पावर हैंड ओवर करना सिटीजन के लिए, क्योंकि ये खुद को ना गवर्नमेंट के मतलब खुद गवर्नमेंट मान लेते हैं। ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो राइटफुल ओनर नहीं है। मतलब जो माइंड सेट होता है ना रिटायर ब्यूरोक्रेट्स का, इसके खिलाफ यहाँ के राइटर बात करते हैं। और कुछ तो ऐसा देखते हैं कि ये उनका जॉब है ना, उनके ये तो पोस्ट रिटायरमेंट के लिए बाद उनको मिला है, और सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, हम देखते हैं जो नेशनल एवरेज आता है डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ हाई कोर्ट के इन इंडिया में। हाई कोर्ट ना सब मिला के 2500 केसेस एक साल में सॉल्व कर देते हैं, लेकिन हमारा जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ये ना इससे कम केसेस सॉल्व करते हैं। ये लॉ मैंडेट करता है RTI वाला, आप ना किसी को भी 30 डे के अंडर में इंफॉर्मेशन दीजिए जो उनको चाहिए। साथ ही अगर उनको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी नहीं या टाइम पे मिली नहीं, तो और 30 डे लीजिए और उनको अपील का चांस दीजिए अपीलेट अथॉरिटी के पास। ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इनके लिए ना कोई स्पेसिफिक टाइम बाउंड यहाँ पे दिया नहीं है। तो जो मेनी कमिश्नर होते हैं ना, ये ना सालों साल केस को पेंडिंग छोड़ देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं नहीं।
साथ ही गवर्नमेंट भी डिले कर देती है अपॉइंटिंग इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए, सेंटर पे भी स्टेट पे भी। इस वजह से यहाँ का जो बैकलॉग है काफ़ी बढ़ रहा है। आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर में एक सेक्शन आता है, सेक्शन 8। गवर्नमेंट ऑफिसर ना इसका काफ़ी मिसयूज़ करते हैं। इसमें कहा गया है अगर कोई इन्फॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी, पीस, ट्रांसक्विलिटी के खिलाफ हो तो ये देने से मना करते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली ये ना रिस्ट्रिक्ट कर देता है सिटीजन के फंडामेंटल राइट को, क्योंकि क्या हो रहा है कंट्री के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, ये लोगों को पता चलना चाहिए। एक्ट ना अलो नहीं करना चाहिए। राइटर का ये कहना है कि एक्ट को अलो मत कीजिए, मिसयूज ना होना चाहिए या एब्यूज नहीं होना चाहिए। हमें ना इसको कोई टूल नहीं बनाना है जो ऑब्स्ट्रेट करे नेशनल डेवलपमेंट को, साथ ही इंटीग्रेशन को। हम ना डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हमारी पीस, ट्रैंक्विलिटी, साथ ही हार्मनी अमॉन्ग सिटीजन के बीच में। नॉट नॉर शुड इट कन्वर्टेड इनटू अ टूल ऑफ ऑपरेशन ऑफ हॉनेस्ट ऑफिसर स्ट्राइविंग टू देयर ड्यूटी। हम देखते हैं काफ़ी फ्रिवलेस यहाँ पे ना अपील आ जाती है, याचिका आती है, तो जिस वजह से जो हॉनेस्ट ऑफिसर होते हैं उनको भी दिक्कत हो जाती है। राइटर दोनों साइड लेते हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट भी देते हैं और क्या अच्छा करना चाहिए यहाँ से हमें वो सुझाव देते हैं। अब आते इस छोटी न्यूज़ से, यहाँ से एक प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। श्री कटास राज टेम्पल जो आता है पंजाब प्रोविंस आज के पाकिस्तान में, यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। कहाँ पे है? श्री कटास राज टेम्पल। अब आते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज के आर्टिकल पे। हम बात करेंगे सर्वाइलेंस कैपिटलिज्म की। लास्ट वीक में मेरा एक प्रोग्राम था तालकोटरा स्टेडियम में, तो मैं वहाँ अटेंड करने चला गया। तो मैं रैपिडो बुक किया और बाइक से चला गया, और आते वक्त भी ना रैपिडो से आया। और दूसरे दिन जब मैं लाइब्रेरी जा रहा था, कहीं घूम रहा था वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मुझे बार बार ना रैपिडो के मैसेज आ रहे थे उस ऐप से कि आप कितना चलेंगे, थक गए हो, आप ना रैपिडो बुक कीजिए। तब मैंने इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन आज जब ये आर्टिकल पढ़ा तो मुझे समझ आया वो क्या मैकेनिज्म काम करता है, क्यों मुझे रैपिडो के मैसेज वहाँ पे आ रहे थे। क्या है आर्टिकल, देखते हैं। मतलब किस तरह टेक जाइंट अपना जो डाटा है पीपल का यूज करके अपना कमर्शियल पर्पस पूरा करते हैं, डाटा माइनिंग करते हैं। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, हो सके GS3 सिक्योरिटी में क्वेश्चन बने, एथिक्स में क्वेश्चन बने, एक या बड़ा आर्टिकल या बड़ा एसे इस पे आ सकता है। सर्वाइलेंस मैकेनिज्म, सर्वाइलेंस कैपिटलिज्म का क्या है देखते हैं। सर्वाइलेंस कैपिटलिज्म ये ना एक इकोनॉमिक सिस्टम बन चुकी है नई, जहाँ पे आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, साथ ही सोल्ड किया जाता है बाय टेक कंपनी द्वारा, क्योंकि वो प्रिडिक्ट करते और मैनिपुलेट करते ह्यूमन के बिहेवियर को। वो ना ह्यूमन एक्सपीरियंस को ध्यान में देते और डाटा ड्राइव आपसे निकाल लेते और प्रॉफिट अपना देखते। जो हमारा ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म आता है ये ना घूमता रहता है गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में। लेकिन आज का जो सर्वाइलेंस कैपिटलिज्म है ये ना एक्सट्रैक्ट करता है ह्यूमन एक्सपीरियंस को एज अ रॉ मटेरियल टू आपका डाटा माइन करना, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, आपका जो बिहेवियर है उसको ना प्रिडिक्ट करना और इन्फ्लुएंस करना आपके डिसीजन को। फिर ना ये डाटा वो सोल्ड करते हैं एडवर्टाइजर को, किसी पॉलिटिकल कैंपेन में या अदर एंटिटीज़ को। तो ये जो डाटा है, जो इंटरनेट है, ये टर्न हो जा रहा है एक वास्ट सर्वाइलेंस मैकेनिज्म, जहाँ पे ट्रैक हो रहा है और मोनेटाइज हो रहा है आपकी एवरी क्लिक। आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आईपैड पे क्या क्लिक करते हो, ये सारा ना ये कंपनी खुद के पर्पज़ के लिए मोनेटाइज कर रही है, फ़ायदे के लिए। आप जो सर्च करते हो या आप जो परचेस करते हो, और अब कभी अगर आप ऑफलाइन मूवमेंट भी होते हैं, आपका फ़ोन बंद करके भी छोड़ देते हो, तब भी आपके डाटा को ट्रैक करता रहता है। आपकी साथ आपकी आवाज़ सुनता होगा, आप कहाँ जाते हो वो देखता होगा। तो जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है हम देखते हैं ये ना रिलाई करता है लेबर पे, साथ ही मटेरियल प्रोडक्शन पे, जिसका फोकस रहता है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, साथ ही एक्सप्लोटेशन एंड कंट्रोल ऑफ लेबर। लेकिन हमारा जो आज का सर्वाइलेंस कैपिटलिज्म है ये ना प्रॉफिट देखता है बिहेवियरल डाटा एक्सट्रैक्शन से। ये कंट्रोल करता है आपके बिहेवियर को। और जो टेक कंपनी है अपने प्लेटफॉर्म को ऐसा एल्गोरिथम बना देती है जो ना हमेशा यूज़र को एंगेज करके रखती है और गाइड करती है उनकी चॉइसेस की तरफ। और जो बेनिफिट मिलता है टेक जायंट को, ये सिस्टम ना प्रायोरिटाइज करती है डाटा कलेक्शन को ओवर ऑटोनॉमी। मतलब आपसे बिना पूछे आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है और थर्ड पार्टी को सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है।
मेकिंग एवरी इंटरेक्शन अ चांस फॉर मोनिटाइजेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे एक आया है, जब 2014 में कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल हुआ था, तो हम देखते हैं किस तरह से पर्सनल डाटा जब एक्सप्लॉइटेड किया जाता है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, इलेक्शन प्रोसेस को। तो यूज़र ना फंस जाते हैं इस कंडीशन में जो एल्गोरिथम सेट करके जाता है, ये ना इन्फ्लुएंस करता है उनके प्रेफरेंस को, उनके डिसीजन को। सर्व एज ए इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर एंड टेक कॉर्पोरेशन रैदर देन ओवन। मतलब कंज्यूमर का, कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, जो डाटा को यूज़ करते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं देखा जाता। कंपनी क्या बेचना चाहती है ये ना उनके माइंड में सेट किया जाता है। उनके होम पेज पे वो पिक्चर, वो क्वालिटी, वो एडवर्टाइजमेंट आती रहती है। तो इसके लिए कुछ रेगुलेशन हम देखते हैं। हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की। उनका एक रेगुलेशन है जिसका नाम है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये रेगुलेट करते हैं पीपल की प्राइवेसी यूरोपियन यूनियन में। इंडिया में आता है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन ये अटेम्प्ट करता है, ये दो एक्ट, एक यूरोप का एक इंडिया का, टू गिव यूजर मोर कंट्रोल ओवर देयर डाटा। आपको डाटा देना है नहीं देना है ये आप पे डिटर करता है। लेकिन राइटर का कहना है ये जो रेगुलेशन है ना फेल हो रही टू एड्रेस कोर इशू। और कोर इशू क्या है? कमोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके पीछे वो कारण भी बताते हैं कि आज का जो लीगल फ्रेमवर्क है ये ऐसा डिजाइन किया है जो मैनेज करता है डाटा प्राइवेसी को विद ट्रेडिशनल कैपिटलिस्ट मॉडल। मतलब डाटा प्राइवेसी भी चल रही है और कैपिटलिस्ट का वेलफेयर भी चल रहा है। हमने अभी जो आर्टिकल कवर किया उसमें से ना प्रीलियम 2019 में क्वेश्चन आया था, विच फॉलोइंग एडॉप्टेड अ लॉ ऑन डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन नोन एज जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो किस कंट्री से या किस कंट्री से? ऑप्शन आते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, साथ ही यूएसए। लेकिन हमने अभी देखा इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे। हम देखते दिल्ली में कोटा में जो वेरियस एस्पिरेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, वो काफ़ी स्ट्रेस में रह रहे, कभी कभार वो सुसाइड भी कर लेते। लास्ट ईयर से हम देख रहे थे कोटा में ना काफ़ी सुसाइड हो रहे जहाँ पे बच्चे IIT JEE की तैयारी करने जाते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कोटा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है कोटा केयर। ये ना सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट के मेंटल स्ट्रेस को, जहाँ पे उनकी हाउसिंग, सेफ्टी, सपोर्ट सिस्टम काम करेगा। इस इनिशिएटिव में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल एसोसिएशन, लोकल कम्युनिटी साथ रहेंगे और स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलता है चंबल रिवर फ्रंट का। इसका मतलब कोटा के पास से ना चंबल रिवर जाती है। कोटा केयर में एक हेल्पलाइन रहेंगी जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या सिटी वाइड नेटवर्क पे काम करेंगे और ना स्टूडेंट को सपोर्ट दिया जाएगा। ये मॉनिटर करेंगे मैकेनिज्म टू गैदर फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। हमें ना एड्रेस करना है स्टूडेंट के हर लाइफ को, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग, उनके लिए मेंटल हेल्थ, साथ ही उनके लिए रिक्रिएशनल नीड्स। यहाँ से प्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इनडायरेक्टली अगर स्टूडेंट सुसाइड का कोई क्वेश्चन आता है GS1 सोसाइटी में, GS2 पॉलिसी एथिक्स में या ऐसे में, तब ना हम एक कोटा केयर को वहाँ पे कोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।